हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट। मध्य प्रदेश की स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये 4 मार्च 2019 का करंट अफेयर और स्टैटिक जीके का वीडियो है, जिसमें कि मैंने 15 क्वेश्चन कवर किए हैं, जिसमें 10 क्वेश्चन स्टैटिक जीके के हैं और 5 क्वेश्चंस मैंने करंट अफेयर्स के हैं, जो कि मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स पर आधारित हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें और अगर आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक करें और शेयर करें। और मेरे इस चैनल को अगर आप कंटिन्यू देख रहे हैं और पसंद आ रहे हैं मेरे द्वारा बनाए हुए वीडियो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशंस मेरे द्वारा बनाए हुए वीडियोस के तुरंत मिलें और जिससे कि आप मेरे वो वीडियोस को देख पाएँ। मध्य प्रदेश के स्टैटिक जीके के शॉर्ट्स नोट्स मैंने बनाए हुए हैं, उसके लिंक आपको इसके नीचे मिल जाएंगे। मध्य प्रदेश के 52 जिलों का पूरा पीडीएफ है, जो कि आप मेरे इस वीडियो के नीचे लिंक पड़ा हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें कि सभी 52 जिलों के ऊपर मैंने शॉर्ट नोट्स क्रिएट किए हैं और हर ज़िले के ऊपर एक पीडीएफ है और पूरी 52 पीडीएफ का ये बंच है, जो कि यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और उससे आप एग्ज़ाम्स की तैयारी में आपको काफ़ी मदद मिलेगी। मेरे द्वारा बनाए हुए ये पूरे शॉर्ट नोट्स हैं और काफ़ी मददगार साबित होंगे आपके लिए। ये स्टैटिक जीके के ऊपर पूरे शॉर्ट नोट्स हैं। इसी तरीके से मध्य प्रदेश के इतिहास के ऊपर में 7 पीडीएफ का एक बंच है, जिसमें कि मध्य प्रदेश का संपूर्ण इतिहास मैंने कवर किया है। उसमें प्रागैतिहासिक काल, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल के बारे में मध्य प्रदेश की पूरी जानकारी आपको इन 7 पीडीएफ के मंच में मिल जाएंगे। इसका लिंक भी आपको मैंने इस वीडियो के नीचे डाल दिया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के भूगोल का भी पीडीएफ का बंच है, जिसमें कि 11 पीडीएफ है ये, जिसमें कि मैंने मध्य प्रदेश के पठार, मध्य प्रदेश का गठन, मध्य प्रदेश की संरचना, मध्य प्रदेश का भूगोल और मध्य प्रदेश का अन्य जो क्षेत्र हैं, जो कि भूगोल के बारे में जानकारी है, वो सारे पीडीएफ में मैंने एकत्रित करके एक शॉर्ट नोट्स तैयार किया है। तो उसके पूरे 11 पीडीएफ का ये बंच है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे मिलेगा, वहाँ से आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरीके से मध्य प्रदेश का मैक्सिमम मैंने पोर्शन इन पीडीएफ में कवर करके रखा है, जिससे कि आपको एग्जाम्स में कहीं ना कहीं स्टैटिक जीके का पोर्शन पूरा कवर हो जाएगा। 3 मार्च को मैंने जो क्वेश्चन पूछा था, उस क्वेश्चन में मैंने पूछा था कि राष्ट्रीय मैथिली शरण गुप्त सम्मान में कितनी राशि दी जाती है पुरस्कार के रूप में। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 2 लाख रुपए। ये हिंदी साहित्य के रचनात्मक जो संरचना का क्षेत्र होता है, उसमें सम्मानित किया जाता है। और ये इसकी स्थापना कब की गई थी इस पुरस्कार की, जो कि राष्ट्रीय मैथिली शरण गुप्त सम्मान है, ये 1987 और 88 में इसकी स्थापना की गई थी। और ये जो राष्ट्र के कवि हैं मैथिली शरण गुप्त, उनकी स्मृति में ये सम्मान पुरस्कार दिया जाता है। और इसमें सर्वप्रथम ये पुरस्कार 1987 और 88 में शमशेर बहादुर सिंह को दिया गया था ये। और ये पहला पुरस्कार था जो कि इनको दिया गया था। ये पुरस्कार चालू किया था 1987-88 में, उसी समय इनको ये पहली बार पुरस्कार दिया गया था। और मध्य प्रदेश की स्टैटिक जीके के 10 क्वेश्चन मैंने पहले कवर किए हैं। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है, ठीक है ना, वो है मध्य प्रदेश के उस शहर का नाम बताइए जहाँ पर प्रत्येक वर्ष ध्रुपद समारोह का आयोजन किया जाता है। ध्रुपद समारोह जो कि मध्य प्रदेश का समारोह है और मध्य प्रदेश में इसका आयोजन होता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, भोपाल। मध्य प्रदेश के भोपाल में प्रत्येक वर्ष ध्रुपद समारोह का आयोजन किया जाता है। और ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं सभी समारोह जो मध्य प्रदेश में अलग अलग ज़िले में मनाए जाते हैं। तो अन्य ज़िलों के बारे में मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। जैसे कि उज्जैन में कालीदास समारोह मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद में एक और समारोह यहाँ मनाया जाता है, वो है टेपा समारोह, ये भी उज्जैन में मनाया जाता है। इसी तरीके से जबलपुर में मनाया जाता है सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह, ठीक है ना, सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह, ठीक है ना। सुभद्रा कुमारी चौहान जबलपुर की थी, तो उन्हीं की स्मृति में ये समारोह मनाया जाता है। सुभद्रा कुमारी चौहान, उन्होंने जो स्वतंत्रता संग्राम में सुभद्रा कुमारी चौहान ने हिस्सा लिया था। इसी तरीके से इंदौर में मनाया जाता है मालवा उत्सव इंदौर में मनाया जाता है और ये क्रमबद्ध तरीके से मनाया जाता है, ठीक है। तो इसको भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये कहाँ, ये इंदौर के बाद में उज्जैन के बाद में मांडू। तो ये तीनों जो मध्य प्रदेश के ही क्षेत्र हैं, मांडू जो कि धार जिले में आता है और उज्जैन, तो इन तीनों जिलों में ये मनाया जाता है मालवा उत्सव। दूसरा क्वेश्चन स्ट्रेटेजी के का, खजुराहो नृत्य महोत्सव के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य नहीं किया जाता है। जब मध्य प्रदेश में खजुराहो का उत्सव मनाया जाता है उस समय इनमें से कौन सा नृत्य है जो कि नहीं किया जाता है उस समारोह में। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, मटकी जो नृत्य है वो नहीं किया जाता है। खजुराहो जब नृत्य उत्सव का जो समारोह मनाया जाता है, और ये कहाँ मनाया जाता है, खजुराहो, जो कि कहाँ पर है, छतरपुर जिले में है ये खजुराहो, ठीक है। और
खजुराहो को चंदेल वंश के वंश था, उन्होंने इसको राजधानी बनाया था। इसकी अन्य फैक्ट भी मैं कवर कर रहा हूँ इसमें। और चंदेल वंश की स्थापना किसने की थी? नन्नुक ने की थी। कब? 831 ईस्वी में। ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। और इसमें जो मटकी नृत्य है, ये कहाँ का? ये मटकी नृत्य खजुराहो नृत्य का जो महोत्सव होता है ना, खजुराहो डांस फेस्टिवल, उसमें नहीं किया जाता। और ये मटकी जो नृत्य है ये उत्तर प्रदेश का है, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश में किया जाता है। बाकी इसमें कथक, ठीक है ना, कथक किया जाता है इसमें, इस उत्सव में कुचिपुड़ी किया जाता है और उड़ीसी किया जाता है। ये तीनों नृत्य खजुराहो डांस फेस्टिवल में किए जाते हैं, बाकी मटकी नहीं किया जाता। स्टैटिक जीके का तीसरा क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के अलावा किस राज्य में केन बेतवा नदी जोड़ने की परियोजना का लाभ मिलता है? यानी कि मध्य प्रदेश के अलावा और कौन सा हुआ राज्य है जिसको कि इस केन बेतवा नदी का जो लिंक परियोजना है इसका लाभ मिलता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाजू से लगा हुआ उत्तर प्रदेश है, वहाँ उस राज्य को इस परियोजना का लाभ मिलेगा, ठीक है ना। और ये परियोजना अभी क्रियान्वित नहीं हुई है, अभी ये चल रहा है इस पर काम। तो जब भी ये परियोजना क्रियान्वित होगी तो उसके बाद में उत्तर प्रदेश जिले को भी इससे सिंचाई के लिए लाभ मिलेगा। और ये केन बेतवा परियोजना केन नदी और बेतवा नदी दोनों के ऊपर बनाई जा रही है। यानी कि केन नदी जो है जो कि कैमूर की जो पर्वत श्रेणी है, कैमूर की पर्वत श्रेणी से, कटनी से इसका उद्गम हुआ है। और ये कटनी से होती हुई पन्ना जिले से होती हुई जो उत्तर प्रदेश की ओर जाती है। उत्तर प्रदेश में ये बांदा है, बांदा जिला है उत्तर प्रदेश का, वहाँ पर ये मिलती है, ठीक है ना। यमुना नदी में जाके ये मिल जाती है। यमुना नदी की ये सहायक नदी है केन नदी, ठीक है ना। और बेतवा नदी जो कि रायसेन, ठीक है, अलग से बताता हूँ, रायसेन की कुमरा गांव से इसका उद्गम है। और ये रायसेन से होती हुई अशोकनगर, शिवपुरी और शिवपुरी से होती हुई ये मध्य प्रदेश की जो ओरछा क्षेत्र से होती हुई ये आगे ये भी यमुना नदी में जाकर मिल जाती है, ठीक है। तो ये दोनों नदियों को लिंक किया जा रहा है नहर के द्वारा, ठीक है ना। केन बेतवा की जो परियोजना है ये दोनों नदियों को लिंक किया जा रहा है झांसी के पास में, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और इससे जो बेतवा नदी है, बेतवा नदी में पानी कई जगह सूख जाता है क्योंकि ये बरसात के पानी से ही सबसे ज़्यादा सिंचित रहती है, सबसे ज़्यादा भरी हुई रहती है। और कई जगह ये उथली हो गई है। तो जो केन नदी है, केन नदी का पानी से इसको लिंक किया जाता है, तो लिंक किया जा रहा है। तो केन का पानी जब इसमें मिलेगा तो इससे उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश से बांदा से होती है, क्योंकि बीच में उत्तर प्रदेश का क्षेत्र पड़ता है, तो झांसी के पास में आके इसको लिंक किया जा रहा है। तो वहाँ से बेतवा नदी भी पूरी भर जाएगी और केन नदी भी। तो केन से और बेतवा के बीच में जो जिले पड़ेंगे, चाहे वो उत्तर प्रदेश के हों या फिर मध्य प्रदेश, उन दोनों को इससे फ़ायदा मिलेगा। तो इसका जो सही उत्तर है वह है उत्तर प्रदेश, ये आपको ध्यान रखना है। फोर्थ क्वेश्चन स्ट्रेटेजी का, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने मध्य प्रदेश में भारत के प्रथम एकीकृत नियंत्रण और कमांड केंद्र का शुभारंभ किया? तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। इस केंद्र का अभी हाल ही में शुभारंभ किया गया है। पांचवा क्वेश्चन, खजुराहो को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब सम्मिलित किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनेस्को में खजुराहो के जो जितने भी मॉन्यूमेंट हैं उसको शामिल किया गया है। और ये कब किया गया है? इसका सही उत्तर है बी, 1986 में खजुराहो के जितने भी वो है मॉन्यूमेंट, उनको यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर की सूची में सम्मिलित किया है। 6 क्वेश्चन स्ट्रेटेजी का, भरथरी की गुफाओं का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, प्रतिहार वंश ने भरथरी की गुफाओं का निर्माण करवाया था। और भरथरी की गुफाएं कहाँ पर हैं? उज्जैन में, ठीक है ना, उज्जैन में है ये। और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, भरथरी की गुफाओं के बारे में कई बार क्वेश्चन बन जाता है। तो प्रतिहार वंश ने इसका निर्माण करवाया था। और प्रतिहार वंश का जो प्रथम राजा थे वो कौन थे? नागभट्ट। बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर थे ये उस टाइम के,
नागभट्ट प्रथम के नाम से ही ये इतिहास में इनका नाम दर्ज है। और इनका जो शासनकाल था ये था 730 ईस्वी से लेके 760 ईस्वी तक, ठीक है ना। और इस समय इन्होंने शासन किया था और ये उज्जैनी के राजा थे, ठीक है ना, जिस तरीके से मैंने बताया था उज्जैन में। और इसी समय में ये भरथरी की गुफाओं का निर्माण हुआ था। इसके अलावा अन्य ऑप्शन के बारे में भी इसमें चर्चा कर लेते हैं, जैसे कलचुरी वंश। कलचुरी वंश जो है इसमें ये दो भागों में विभाजित था, एक तो उत्तरी कलचुरी वंश, ठीक है ना, और एक दक्षिणी कलचुरी वंश, ठीक है। उत्तरी कलचुरी वंश जो था उसका जो शासनकाल था वो था 550 से लेके 1156 में, ठीक है ना। और उत्तर में ये कहाँ था उत्तरी कलचुरी वंश? अगर उत्तरी उत्तरी क्षेत्र को देखा जाए तो ये उस समय ऊपर का जो क्षेत्र था पंजाब, ठीक है ना, पंजाब का क्षेत्र जो था, पंजाब से लगा हुआ गुजरात, वो पूरा उत्तर के क्षेत्र में आता था। तो वहाँ पर कलचुरियों ने शासन किया था 550 ईस्वी से लेके 1160 ईस्वी तक। उसके बाद में ये इनका दक्षिण में पलायन हो गया था, तो दक्षिण में फिर इन्होंने शासन किया था, ठीक है ना। एक जो तो दो क्षेत्रों में ये विभाजित था, एक क्षेत्र था जो उत्तरी का था और दूसरी क्षेत्र में कलचुरियों ने दक्षिण में जबलपुर के पास में, जबलपुर के पास में त्रिपुरी में शासन किया था। और यहाँ पर ये 620 ईस्वी से लेके 1181 ईस्वी तक, ठीक है, ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। 620 ईस्वी से लेके 1181। तो एक ग्रुप जो उत्तर में था कलचुरी का और दूसरा दक्षिणी में, ठीक है ना, दक्षिण में इन्होंने पलायन किया था उस समय। तो ये कलचुरी वंश थे। और कलचुरी वंश के संस्थापक कौन थे? कृष्णराज कलचुरी वंश के संस्थापक थे। इसी तरीके से परमार वंश का अगर देखा जाए तो परमार वंश के जो राजा थे वो थे राजा भोज, ठीक है ना, जिनके नाम पर भोजताल जो कि भोपाल में है, भोपाल नाम भी उन्हीं से पड़ा है और काफ़ी मशहूर हैं ये राजा भोज, ठीक है। और राजा भोज जी परमार वंश से ही आते हैं। और इनकी जो परमार वंश के संस्थापक कौन थे? उपेंद्र कृष्णराज ने इसकी स्थापना की थी, इस वंश की, परमार वंश की। और इन्होंने अपनी राजधानी किसको बनाया था? धार में इनकी राजधानी थी, ये परमार वंश थे। इसी तरीके से चंदेल के बारे में आपको बता चुका हूँ। चंदेल वंश के संस्थापक कौन थे? नन्नूक, इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको पूरा कवर किया है। और 831 ईस्वी में इन्होंने स्थापना की थी, ठीक है ना। और खजुराहो इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी चंदेल ने। खजुराहो के जो मंदिर हैं वो इन्हीं के वंशजों ने उनका निर्माण करवाया है। 7th क्वेश्चन स्ट्रेटेजी का, भारत में लेजर किरण परमाणु ऊर्जा अनुसंधान केंद्र मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थापित किया गया है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, इंदौर। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी है इंदौर में भारत का ये पहला, ठीक है ना, लेजर किरण परमाणु ऊर्जा अनुसंधान केंद्र है, ठीक है, जो कि इंदौर में। और इंदौर में इसके अलावा और भी है, वो क्या है? सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? ये भी इंदौर में है। इसी के अलावा अन्य ऑप्शन भी अपन कवर करते हैं इसमें, जैसे ग्वालियर है। ग्वालियर में क्या है? दिया सलाई यानी कि माचिस, ठीक है ना, माचिस बनाने का कारखाना है, कहाँ पर है? ग्वालियर में। इसी तरीके से होशंगाबाद में एलिमेंट पाया जाता है, कौन सा? सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे ज़्यादा ठोस एलिमेंट है टंगस्टन, ठीक है ना। टंगस्टन कहाँ पाया जाता है? ये इंदौर में होशंगाबाद में पाया जाता है। इसी तरीके से भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, भारत भवन, ठीक है ना। और जितनी भी यहाँ पे जो संस्थाएं हैं मैक्सिमम वो भोपाल में ही हैं, चाहे भारत भवन ले लो या फिर फॉरेस्ट जो वन प्रबंधन संस्थान है वो भी यहीं पर है। तो भोपाल जो कि भारत के मध्य प्रदेश की राजधानी है। भोजताल यहाँ पे है, छोटा तालाब है, बड़ा तालाब है, बिरला मंदिर है, तो सारी चीज़ें भोपाल में है। 8वां क्वेश्चन, बालाघाट और छिंदवाड़ा जिला में कौन सा खनिज भंडार व्यापक रूप में पाया जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी, मैग्नीज। छिंदवाड़ा और बालाघाट में सबसे ज़्यादा इसके व्यापक भंडार हैं वो हैं मैग्नीज के, ठीक है ना, मैग्नीज, ठीक है ना, जो कि सबसे अधिक मात्रा में भंडारण में, उत्पादन नहीं। क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग चेंजेस समझने की कोशिश कीजिएगा। भंडार यानी कि यहाँ पर जो ज़मीन के अंदर में जो भंडार पाए जाते हैं वो मैग्नीज के
सबसे अधिक पाए जाते हैं बालाघाट और छिंदवाड़ा में। अगर उत्पादन में देखा जाए तो उत्पादन में जो बालाघाट में मलाज खंड की जो खदानें हैं वहाँ पे तांबा सबसे अधिक यहाँ पे उत्पादन किया जाता है। और सबसे अधिक उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए तो पूरे भारत में तांबे का उत्पादन मध्य प्रदेश में ही होता है, मलाज खंड की तांबा। यहाँ पे की सबसे मोटी परत 135 मीटर ऊंची मोटी परत पाई गई है मलाज खंड की खानों में तांबे की। कोयले के भंडारण में मध्य प्रदेश सबसे अधिक है, मगर अलग अलग क्षेत्रों में, ठीक है ना, दूसरे जिलों में पाया जाता है, जैसे कि उमरिया है, ठीक है ना, इधर देखा जाए तो जबलपुर में भी है, तो अन्य क्षेत्रों में पाया जाता है। डोलामाइट भी मध्य प्रदेश के कई क्षेत्रों में पाया जाता है। बॉक्साइट पाया जाता है, बॉक्साइट भी यहाँ बालाघाट और छिंदवाड़ा में पाया जाता है। लेकिन सबसे अधिक भंडारण की क्षमता देखी जाए तो मैग्नीज की है, तो इसका सही उत्तर है मैग्नीज। ये आपको ध्यान रखना है। 9th क्वेश्चन, भारत का एकमात्र बिना मीनार की जामा मस्जिद स्थित है, कहाँ स्थित है, किस जिले में है? तो इसका सही उत्तर है डी, अशोकनगर। मध्य प्रदेश का जिला है अशोकनगर। यहाँ पे की चंदेरी का किला, चंदेरी का किले का निर्माण किसने करवाया था? राजा कीर्तिपाल ने इसका निर्माण करवाया था, ठीक है। और ये कब करवाया था? 11वीं शताब्दी में। तो ये आपको ध्यान रखना, 11वीं शताब्दी में राजा कीर्तिपाल ने चंदेरी का किला का निर्माण करवाया था। और अशोकनगर में ही है, बिना मीनार की। यहाँ पे मीनार नहीं है, इसके ऊपर सिर्फ प्लेन है, पूरी प्लेन मस्जिद बनाई गई है, ठीक है। और ये अशोकनगर में है। और चंदेरी में ही है नौखंडा जो महल है, नौखंडा महल कहाँ पर है? वह है चंदेरी में। और चंदेरी कहाँ है? अशोकनगर में। इसलिए ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसी तरीके से जबलपुर के पास में भेड़ाघाट है, भेड़ाघाट जलप्रपात, ये कहाँ पर है? जबलपुर के पास में, जो कि 30 मीटर ऊंचाई से गिरता है, नर्मदा पे है, नर्मदा नदी के ऊपर है। देवास भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है, ठीक है ना। यहाँ पर नोट प्रिंटिंग प्रेस है यहाँ पर, ठीक है ना। नोटों की छपाई की जाती है यहाँ पे। 5 से लेके 500 तक के नोटों की छपाई की जाती है देवास में। करेंसी प्रिंटिंग प्रेस है यहाँ पर। होशंगाबाद में करेंसी बनाने का कागज़ बनता है, ठीक है ना, कागज़ बनाने की फैक्ट्री है होशंगाबाद में। तो ये सब अलग अलग इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ इसमें। 10वां क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में सांची स्तूप में देखी जाने वाली जो सजावट की शैली है, ठीक है ना, उसे क्या कहा जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है भारहूल। जो सजावट की शैली, उसमें जो कला है, उसमें जो आर्ट है, उस आर्ट को जो शैली है उसका नाम है भारहूल नाम से इसको जाना जाता है। और सांची की स्तूपों का जो निर्माण है वो किसके शासनकाल में हुआ था? सम्राट अशोक के शासनकाल में हुआ था। सम्राट अशोक ने जिस समय युद्ध के विराम की घोषणा कर दी थी, और ये भगवान बुद्ध, ठीक है ना, बौद्ध धर्म इन्होंने अपना लिया था, ठीक है ना। बौद्ध धर्म जब अपनाया था उसके बाद में इन्होंने सांची में स्तूपों का, और पूरे भारतवर्ष में जगह जगह पर उन्होंने स्तूपों का निर्माण करवाया था। जैसे कि भारहूत स्तूप जो कि सतना में है, ठीक है ना, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। भारहूत स्तूप कहाँ पर है? सतना में। उसका निर्माण भी सम्राट अशोक ने करवाया था। इस तरीके से अन्य पूरे के पूरे भारतवर्ष में जहाँ पे घूमे थे वहाँ पे स्तूपों का निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था। तो सांची का जो स्तूप है वो भी सम्राट अशोक की ही देन है, उन्होंने ही इसका निर्माण करवाया था। अब चलते हैं करंट अफेयर्स की तरफ। करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायत स्तर की कौन सी समिति का गठन किया जाना है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, युवा ग्राम शक्ति समिति। इसका गठन किया जाना है, और ये गठन मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत में जो युवा शक्ति संगठन है, ठीक है ना, युवा शक्ति है, उनको साथ में लेके ये समिति का गठन किया जाएगा। और इस समिति में 11 पढ़े लिखे लोग, 11 सदस्य होंगे। और ये सदस्य कलेक्टर और कलेक्टर के जो द्वारा चुने गए जो प्रभारी मंत्री होंगे,
ठीक है ना, उनके ज़िम्मे पे ये समिति बनाई जाएगी। और इसमें जैसे कि मैं बता चुका हूँ, इसमें 11 पढ़े लिखे लोगों का चयन किया जाएगा जो कि गांव से ही होंगे। और इस समिति में जो भी सदस्य होंगे वो युवा होंगे, जिस तरीके से इसमें लिखा गया है। तो उन युवाओं की जो आयु है वो 25 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। जो एज है वो 25 से मैक्सिमम नहीं होनी चाहिए। और वो भी 1 जनवरी 2019 को इनकी आयु 25 से अधिक नहीं होनी चाहिए। उन्हीं को इसमें सदस्य के रूप में लिया जाएगा। और इसमें 6 सदस्य स्नातक स्तर के होंगे और 5 सदस्य जिनकी योग्यता हाई सेकेंडरी तक हो सकती है, ठीक है ना। ये शिक्षा प्राप्त सदस्य होंगे जिनको कि इस युवा ग्राम समिति में लिया जाएगा। और इस समिति में जितने भी सदस्य होंगे उन सदस्यों का जो कार्यकाल होगा, ये समिति 5 वर्ष के लिए होगी। हर 5 वर्ष में इसका चुनाव किया जाएगा और गठन किया जाएगा। और 5 वर्ष के बाद में ये खत्म हो जाएगी, यानी कि समिति का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का रहेगा। और हर प्रतिवर्ष इस समिति के कार्यों का मूल्यांकन भी किया जाएगा। दूसरा क्वेश्चन करंट अफेयर्स का, हाल ही में मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने किसानों की ऋण खातों में ऋण माफ़ी की राशि का अंतरण की कार्रवाई का शुभारंभ कहाँ से किया? तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, रतलाम। मध्य प्रदेश के जो रतलाम जिला है वहाँ से जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं कमलनाथ जी ने किसानों की जो ऋण माफ़ी है उसको उनके खातों में ट्रांसफ़र किया, ठीक है। और ये कब किया था? 22 फरवरी को। 22 फरवरी को इन्होंने रतलाम में एक कार्यक्रम में इसका शुभारंभ किया, 22 फरवरी 2019, ठीक है ना। और ये ऋण माफ़ी का जो कार्यक्रम है ये 22 से लेके 1 मार्च तक चला। 1 मार्च 2019 तक ये पूरा का पूरा कार्यक्रम चला। तीसरा क्वेश्चन करंट अफेयर्स का, मध्य प्रदेश में रबी वर्ष 2018-2019 की जो रबी उपज है चना, मसूर और सरसों का जो समर्थन मूल्य है पर उपार्जन कब से किया जाएगा? ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, 15 मार्च 2019 से लेके ये चालू होगा और ये 90 दिन तक रहेगा। जैसे कि इसमें दिया हुआ है 90 दिन तक ये उपार्जन किया जाएगा। और इसमें जैसे कि बताया है, इसमें चना, मसूर और सरसों इसका समर्थन मूल्य है और इसका उपार्जन सिर्फ 15 मार्च से लेके चालू होगा और 90 दिन तक ये चलेगा। और इसमें केंद्र सरकार की ओर से तीनों फसलों के लिए, जो तीनों फसलें हैं, चना है, ठीक है ना, मसूर है और सरसों के लिए जो कुल अनुमोदन किया है खरीदी के लिए, कितनी खरीदी करेगी इसमें सरकार, मध्य प्रदेश सरकार 15,62,500 मैट्रिक, ठीक है ना, मैट्रिक टन की खरीदी करेगी इसमें मध्य प्रदेश सरकार। इसकी मंजूरी दी है केंद्र सरकार ने। केंद्र शासन है उसने इसकी मंजूरी दी है कि 15,62,500 मैट्रिक टन की खरीदी की जाएगी, जिसमें कि तीनों फसलें होंगी, चना, मसूर और सरसों, और जो कि 15 मार्च 2019 से लेके चालू होगी और 90 दिन तक इसका उपार्जन किया जाएगा। अगला चौथा क्वेश्चन करंट अफेयर्स का, मध्य प्रदेश में 100 यूनिट बिजली से कम खपत के लिए कौन सी योजना लागू की जाएगी? यानी कि जिनकी जो खपत है वो 100 यूनिट से कम है, तो उसमें जो योजना है वो कौन सी लागू होगी इसमें? तो इसमें सही आंसर है सी, इंदिरा गृह ज्योति योजना। इस योजना को इसमें लागू किया जाएगा। जिन गरीब घर के लोग हैं, यानी कि जो BPL धारी हैं, ठीक है ना, बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोग हैं, जिनके पास में जिनके घर में 100 यूनिट से कम की खपत की जाएगी, उसके लिए इंदिरा गृह ज्योति योजना के तहत ये लागू होगी। और इसमें 100 रुपये से अधिक का बिल नहीं बनेगा, यानी कि 100 रुपये ही इसमें बिजली का बिल लिया जाएगा इंदिरा गृह ज्योति योजना में। और उसके बाद में अगर किसी BPL धारी का जो यूनिट है वो 100 से अधिक बनते हैं, जैसे कि 100 से अधिक यानी कि 110 या 150 यूनिट तक बनते हैं, ठीक है, 150 यूनिट बनते हैं, तो ये मैक्सिमम 200 यूनिट तक, ठीक है ना, मैक्सिमम जो बिल बनेगा, चाहे वो 100 से ऊपर बने, 150 यूनिट बन जाए या 175 या 200 यूनिट बन जाए, तो इसमें दूसरी योजना लग जाएगी। और वो योजना है ये वाली योजना, सरल बिजली बिल स्कीम। ये वाली योजना लगाकर इसका जो बिल होगा वो 200 रुपये से अधिक नहीं लिया जाएगा। यानी कि जिनकी गरीब परिवार की खपत 100 यूनिट से कम रहेगी, उसमें योजना लग जाएगी इंदिरा गृह ज्योति योजना। ये अभी मध्य प्रदेश की सरकार ने लागू की है। और जैसे ही उसके यूनिट 100 से अधिक होते हैं, ठीक है, जहाँ 110 हो जाए, 120 हो जाए, तो उसको सरल बिजली स्कीम के तहत उसका जो बिल है वो 200 रुपये से अधिक नहीं लिया जाएगा। यानी कि दोनों तरफ से जो गरीब हितग्राही हैं,
गरीब जो परिवार हैं, गरीब घर हैं, उनके लिए ये योजना लागू की गई है। और ये दोनों योजना बीपीएल धारक या फिर जो निचली वर्ग के लोग हैं उनको लागू होगी। सरल बिजली स्कीम और इंदिरा गृह ज्योति योजना, ये आपको ध्यान रखना है, दोनों अलग अलग हैं और दोनों से ही जो गरीब परिवार हैं उनको इससे फ़ायदा मिलेगा बिजली की कनेक्शन में, बिजली के यूनिट्स में। 5वां क्वेश्चन, अभी हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री जो सुरेश प्रभु हैं, उन्होंने राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान परिसर का शिलान्यास किया है, ठीक है ना, इसको इनॉग्रेट किया है, मतलब कि इसका ये काम, ये वाला जो संस्थान है ये बनेगा वहाँ पर, इसका शिलान्यास किया है। ये कहाँ पर किया है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इसका शिलान्यास किया 23 फरवरी को, 23 फरवरी 2019 को केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु ने आके इसका शिलान्यास किया। अंत में कुछ क्वेश्चन इस वीडियो का आपको बताना है कमेंट करके कि मध्य प्रदेश में बेटी बचाओ दिवस कब मनाया जाता है। कमेंट करके मुझे बताएं ये, और आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहता है। आप कमेंट ज़रूर करें अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, और अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगता है, जो कि करंट अफेयर और स्टैटिक जीके का कॉम्बिनेशन है, जिससे कि आपके दोनों ही पोर्शन अच्छे से कवर हो पाएँ, जो कि मध्य प्रदेश पर आधारित हैं। पूरा मध्य प्रदेश का स्टैटिक जीके इसमें कवर है और मध्य प्रदेश का ही करंट अफेयर, जो कि पूरा मध्य प्रदेश पर फोकस करके मैं इसको बनाता हूँ। तो आप कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताना है कि आपको ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं। इसमें आपको ये क्वेश्चंस मैं लेके आ रहा हूँ, ये क्वेश्चन वाकई में आपके लिए उपयोगी हैं या नहीं हैं। आपके कमेंट मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी रहेंगे। अगर आपको पसंद आ रहा है तो मेरी वीडियोस को आप लाइक ज़रूर करते जाइए। अगर आप देख रहे हैं तो देखने के बाद में आप रिव्यू कीजिए, अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिए, और नहीं आता है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं आप। और अगर पसंद है तो आप इसको आगे बढ़ाएँ, अपने सभी ग्रुप्स में इसको शेयर करें, जिससे कि अन्य लोग भी देख पाएँ और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा व्यू मिले और उससे मेरे को पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा। तो और भी अच्छी वीडियो आपके लिए इसी तरीके से मैं लाता रहूँगा, और जिससे कि आपकी मध्य प्रदेश की एग्ज़ाम्स की तैयारी, मध्य प्रदेश का स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स मेरे माध्यम से, मेरे चैनल के माध्यम से आप कंप्लीट कर पाएंगे। और मेरे चैनल को अगर आप कंटिन्यू देख रहे हैं तो इसको आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे मेरी वीडियोज़ को, और मेरे सारे वीडियोज़ आप देख पाएंगे समय पर। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ, और चैनल को, मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें आप, ठीक है ना। तो समाप्त करता हूँ मेरे इस वीडियो को। जय हिंद, जय भारत।